तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का न्यूज़पेपर हम लोग स्टार्ट करते हैं द हिंदू का 20 मार्च। आज हम लोग मेनली वही डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर और एडिटोरियल। वैसे देखो, हर दिन ये जरूरी नहीं कि जो एडिटोरियल हो वो अच्छा है, बिकॉज क्या होता है अल्टीमेटली हमारा मेन एम क्या है, एग्जाम के पर्पज से वैसा एडिटोरियल या वैसा कॉन्सेप्ट गैदर करना जिसको हम एग्जाम में यूज कर पाए। ठीक, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा है क्या कि वो लोग क्या करता है कि एडिटोरियल के अंदर मतलब एग्जाम पर्पस में इम्पोर्टेंट नहीं दिए तब भी वो लोग एक्सप्लेन कर देता है, बिकॉज क्योंकि अल्टीमेटली उनको कंटेंट भरना पड़ता है। ठीक ना, डेली कुछ ना कुछ देना ही देना पड़ता है, तो इसलिए वो लोग ऐसा नहीं, ऐसा आर्टिकल्स भी है, ऐसा एडिटोरियल भी इंक्लूड कर देता है वो लोग जो कि आप एग्जाम में यूज ना कर पाओ। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जो भी पढ़ना है वो ऐसा करो कि आप एग्जाम में यूज कर पाओ, और अगर आप यूज नहीं कर पाओगे तो फिर वो कोई फायदा नहीं है उस नॉलेज का गैदर करने का, बिकॉज हमारा सोल मोटिव है एग्जाम में आंसर करना और एग्जाम को क्रैक करना। तो देखते हैं आज का। तो आज का हमारा पहला न्यूज़ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया था ना, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर एक स्कीम लॉन्च किया था। ठीक, उसमें क्या था, अभी के टाइम में क्या होता है कि मान लो आपके पास राशन कार्ड है। ठीक, ये रहा पीडीएस शॉप, मतलब राशन दुकान जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक, आप क्या होता है कि यहाँ पे जाते हो, अपना राशन कार्ड दिखाते हो, फिर आप अनाज लेके आते हो यहाँ से। ठीक है, इसमें क्या होता है बहुत सारा करप्शन वगैरह हो रहा था। ठीक, लाइक एग्जाम्पल कि वो आपको मतलब बोला था अनाज नहीं है। ठीक है, या ब्लैक मार्केटिंग हो रहा था, या फिर बैड क्वालिटी का अनाज दे रहा था, कोई कंप्लेंट रिसीवल सिस्टम नहीं था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट ने क्या जुगाड़ निकाला था, दिल्ली गवर्नमेंट ने कि ठीक है, अब लोगों को क्या होगा अब लोगों को वहां नहीं जाना पड़ेगा शॉप पे। वो जो पीडीएस शॉप होगा वही ऐसा सिस्टम डेवलप करेगा कि लोगों के होम डिलीवरी, मतलब उनके घर में उनका राशन, जैसे ग्रोफर्स से हम लोग ऑर्डर करते हैं ना फ्लिपकार्ट वगैरह से, कि उनका राशन घर पे ही आ जाएगा। ठीक है, तो उनका राशन उनके घर पे ही आ जाएगा। ये सिस्टम लास्ट ईयर दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कोरोना के टाइम में स्पेशली। प्लानिंग उसके पहले था, लेकिन कोरोना के टाइम में फुल फ्लेज में स्टार्ट किया था, बिकॉज कोरोना का टाइम ही ऐसा था कि मतलब जितना कम भीड़ भाड़ लगाया जा सके उतना अच्छा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके इसके लिए भी। तो फिर अभी न्यूज़ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने वो स्कीम लॉन्च किया था, होम डिलीवरी ऑफ राशन, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया, फिर प्रोहिबिट कर दिया, बंद कर दिया। तो ये न्यूज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जो एक एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो उसका हम लोग प्रोविजन डिस्कस करेंगे कि बाकी उसके प्रोविजंस के, उसके अंदर क्या क्या हमारा प्रोविजंस है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। ठीक है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये आया था हमारा 2013 में आया था। ठीक है, 2013 में आया था हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये एक्ट मेनली क्या करता है, इस एक्ट में कहा गया मेनली क्या कि जो गांव का एरिया है ना, रूरल एरिया, उसका 75% पॉपुलेशन, ठीक, मतलब गांव के एरिया में, रूरल एरिया में रहने वाले 75% लोगों को इसके अंदर लाया जाएगा, इसके कवरेज के अंदर लाया जाएगा, जिससे कि उनको सस्ते रेट पे अनाज, मतलब फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो रूरल एरिया में 75% है और हमारा अर्बन एरिया में 50%। ठीक, तो ऑल ओवर हमारा जो टोटल पॉपुलेशन है कितना है, अगर दोनों को मिला के दिया है तो ऑल ओवर जो हमारा पॉपुलेशन है लगभग 67% हमारा, ठीक है, 67% पॉपुलेशन, जो मतलब 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कवर है इस एक्ट के अंदर। मतलब क्या, 2/3 जो हमारा इंडियन पॉपुलेशन है वो, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013 में एक एक्ट बनाया था जिसके अकॉर्डिंग उनको सस्ते रेट पे अनाज प्रोवाइड किया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा। कहाँ से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, जो कि हमारा राशन शॉप इसको हम लोग बोलते हैं, फेयर प्राइस शॉप भी। ठीक है, the act provides for coverage of up to 75% of the rural population and up to 50% of the urban population for receiving subsidized food grains under targeted public distribution system, thus covering about 2/3 of the population. हाँ, तो अब जो 61% जो पॉपुलेशन हमारा होगा, ठीक, उनको क्या फैसिलिटी मिलेगा, तो दे विल रिसीव 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन। मतलब मान लो कि एक आदमी घर पे है तो उसके साथ 5 किलो, तो अगर 4 आदमी है तो 5 into 4 कर दो, तो हो जाएगा 20 kg राइस। ठीक है, इस टाइप से मिलेगा, मतलब पर पर्सन के हिसाब से वहाँ पे फिक्स किया गया। ठीक है, कि हर पर्सन के हिसाब से 5 kg उसको फूड ग्रेन्स मिलेगा हर महीने एट सब्सिडाइज रेट। मतलब क्या, 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, तो 3 रुपए kg उसको राइस मिलेगा, 2 रुपए kg उसको व्हीट मिलेगा, 1 रुपए kg उसको कोरस ग्रेन्स मिलेगा, जैसे ज्वार बाजरा ये सब हो गया हमारा। ठीक है, तो क्या था कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आने से पहले भी हमारे कंट्री में एक स्कीम था जिसका नाम था अंत्योदय
अन्य योजना, ठीक। इसका मतलब क्या है कि जो बहुत गरीब से गरीब परिवार है, मतलब बहुत ज्यादा गरीब है फैमिली, उसको गवर्नमेंट क्या करता था, 65 kg फूड ग्रेन्स पर हाउस होल्ड पर मंथ। मतलब क्या कि हमारा एक स्कीम है अंत्योदय अन्य योजना। उसके थ्रू क्या होता है, ये हर फैमिली को, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35 kg राइस प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा उसके बाद क्या हुआ कि हमारा ये तो स्कीम ऑलरेडी चल रहा था हमारा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाद में एक और स्कीम लाया था हमारा, ये एक्ट पास किया था हमारा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके थ्रू हमारा कि 67% जो पॉपुलेशन है उसको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाया गया हमारा, ठीक है। लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, ये दोनों स्कीम चल रहा है आज के डेट में, ठीक है, दोनों स्कीम चल रहा है, बट दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, इसमें क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में यूनिट कौन है, पर्सन, मतलब पर्सन के हिसाब से फिक्स होता है कि कितना राइस में उसको मिलेगा, मतलब अनाज उसको मिलेगा, फूड ग्रेन्स उसको मिलेगा। लेकिन अंत्योदय स्कीम में क्या है कि हमारा एक यूनिट यहाँ पे क्या है, फैमिली है, ठीक है। यहाँ पे कौन है, इंडिविजुअल है, यूनिट यहाँ पे फैमिली है, ये डिफरेंस है में। उसके अलावा क्या फिक्स था हमारा, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था उसमें ये बोला गया था कि जो फूड तो प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी दिया जाएगा वुमेन और चिल्ड्रन को, ठीक है। जिससे जैसे कि मतलब मील उनको दिया जाएगा, प्रेग्नेंट वुमन को पका हुआ खाना, आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी केंद्र जो होता है हमारा उसके थ्रू, लैक्टिंग मदर को दिया जाएगा, ठीक। प्रेगनेंसी अब तो 6 महीने तक, चाइल्ड बर्थ के 6 महीने तक उनको आंगनवाड़ी केंद्र से मतलब पका हुआ खाना उनको मिलेगा, ठीक है। और उनको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा 6,000 तक का, ठीक है। तो 6,000 का मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, ये भी किसके अंदर है हमारा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, ठीक। तो चिल्ड्रन अप टू 14 years ऑफ एज विल बी इंटाइटल्ड टू न्यूट्रिशन मिल एज पर द इतना, मतलब 14 साल तक के तो बच्चे हैं उनको भी मतलब पका हुआ खाना मिलेगा कहाँ से, आंगनबाड़ी केंद्र से। In case of non-supply of essential food grains or meals, the beneficiaries will receive food security allowance. अगर मान लिया जाए कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि उनको फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जा सके, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, मार्केट रेट के हिसाब से उतना पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, मार्केट रेट के हिसाब से, सब्सिडाइज रेट नहीं। The act also contain provisions for setting up grievance redress mechanism at district and state level। मतलब क्या कि लोगों का जो कंप्लेंट्स वगैरह होगा उसको मतलब सॉल्व करने के लिए, उसको सुनने के लिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक अथॉरिटी बनाया जाएगा। सेपरेट प्रोविजंस हैव आल्सो बीन मेड इन द एक्ट फॉर इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो कैसे होल सिस्टम के अंदर हमारा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जाए, उसके लिए भी इसके अंदर प्रोविजंस बनाया जाएगा। अब हमने क्या देखा था, दूसरा न्यूज आज का हमारा क्या कि हमने क्या देखा था, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया था, ठीक है, और फार्म जो भी रिफॉर्म एक्ट पास किया गवर्नमेंट ने, ठीक। तो हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे फिलहाल, और ना ही हम उसका अच्छा या बुरा या प्रो एंड कॉन्स डिस्कस करने वाले हैं। बस हम ये देखेंगे कि जब दोनों एक्ट पास किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो बहुत सारे स्टेट्स ने उसको अपोज किया था, और उस स्टेट्स ने अपने असेंबली के अंदर इन दोनों बिल के अगेंस्ट में रिजोल्यूशन भी पास किया था। तो वही उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने ये बोला है कि जो स्टेट रिजोल्यूशन जो पास हुआ सेंट्रल लॉ के ऊपर, वो ठीक है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक टाइप से वो उसका कोई लीगल बेसिस नहीं है उस रिजोल्यूशन का, ठीक है, वो कोई लीगल बेसिस नहीं, वो सिर्फ एक टाइप से स्टेट का ओपिनियन है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली उसको एट द लास्ट वही करना पड़ेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोविजंस में बना के दिया है। क्योंकि सिटीजनशिप जो हो गया हमारा, वो किसके अंदर में आता है, यूनियन लिस्ट के अंदर में, ठीक। तो अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पास कर दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट भले ही उसके ऊपर रिजोल्यूशन पास कर दे, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली अगर प्रेसिडेंट उसको नोट दे देता है, साइन कर देता है उसके ऊपर, तो फिर उसको स्टेट को उसको इम्प्लीमेंट करना ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो जो रिजोल्यूशन स्टेट पास करता है वो सिर्फ एक ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि उसका कोई लीगल बेसिस नहीं है, ठीक। तो उसका होना ना होना एक टाइप से बराबर ही है, बस वो एक टाइप से ओपिनियन शो करता है। तो इसलिए उसने बोला है कि नहीं, ये फाइन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो जस्ट ओपिनियन है, दूसरा नहीं। तो मेयरली ओपिनियन, दे डोंट हैव फोर्स ऑफ लॉ, कोई लॉ का फोर्स नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली उसको वही करना पड़ेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना के पास किया है या पार्लियामेंट ने। फिर हमारा एक अगला न्यूज़ है क्या, जो हमारा रिसेंटली क्या हुआ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकला हुआ है। उसमें इंडिया का रैंकिंग क्या है, 94 है आउट ऑफ 107 कंट्रीज, ठीक है, ये इंडिया का रैंक है। तो वही अब क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया है, मतलब किया है इससे मैथड के ऊपर। देखो मेनली क्या होता है ना कि मान लिया जाए आप
का रिजल्ट आया, ठीक ना। मान लो आपने रिजल्ट दिया, एग्जाम दिया, ठीक, एग्जाम दिया आपने, ठीक है, आपका रिजल्ट आया, ठीक, रिजल्ट के अंदर मान लिया जाए आप फेल हो गए, ठीक है, आप फेल हो गए। अब क्या है, आपने क्या किया, आप अपने क्यों फेल हुए उसके ऊपर आप ध्यान नहीं देना चाहते हो। आप ये बोल रहे हो कि नहीं नहीं, टीचर का जो इवेलुएटिंग मैसेज मतलब जो प्रोसेस था वो गलत था, टीचर ने जो इवेलुएट किया उसमें गलती है, ठीक। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैसे ही कह रहा है कि नहीं नहीं हमारे कंट्री में सब कुछ सही है, ठीक ना, हमारे कंट्री में सब कुछ सही है। बिकॉज एक एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया पार्लियामेंट में, हमारे मिनिस्टर साहब ने ये बोला कि इंडिया इंडिया में क्या होता है, एक नॉर्मल से स्ट्रीट डॉग होता है उसको भी लोग खाना खिलाते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि उसी कंट्री में जहाँ पे लोग जानवरों को खाना खिलाते हैं वहाँ पे बच्चों को खाना ना खिलाए। तो ये रिपोर्ट्स मतलब सही नहीं है, ये गलत है रिपोर्ट। बिकॉज ऐसा हो नहीं सकता कि इंडिया का रैंक नेपाल पाकिस्तान सॉरी नेपाल बांग्लादेश और म्यांमार से भी कम हो, ठीक है। तो जो भी हो, तो अल्टीमेटली इन्होंने इसका मैथोलॉजी पे जो मेथड्स यूज करता है वो लोग उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क निकाला है प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। मतलब इन्होंने यही कहा है कि नहीं नहीं हम फेल नहीं हुए हैं, ठीक। ये जो आपने प्रोसेस जो इवेलुएट करने का जो प्रोसेस निकाला है ना वो आपका प्रोसेस में गड़बड़ी है, हम तो पास है, हमारे यहाँ सब कुछ सही है, बट आपने जो प्रोसेस निकाला है इवेलुएट करने का उसमें गलती है, ठीक है। तो न्यूज़ यही है। तो गवर्नमेंट क्वेश्चन द मेथोडोलॉजी एंड डेटा एक्यूरेसी ऑफ द ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट विच प्लेस इंडिया एट 94th अमंग 107, जो मैंने ये बताया 94th है 107 में। अब इसका थोड़ा डिटेल से हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो हमारा है, ठीक है, कौन निकालता है ये वेल्थ हंगर लाइफ निकालता है, एक एनजीओ है वो ये निकालता है हमारा, ठीक है। तो ये याद रखना क्योंकि डायरेक्टली पूछ लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन कौन पब्लिश करता है। अब कंट्री को रैंक कैसे किया जा सकता है, तो एक फॉर्मूला होता है, क्या इनका 3 क्राइटेरिया होता है, ठीक है, कि कितना कैलोरी बच्चा ले रहा है, ठीक, फिर वो कितना अंडर उसको कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक, उसका मॉर्टेलिटी कितना है, ठीक है। तो ये सब का यूज करके वो लोग निकालता है। ये 4 क्राइटेरिया होता है उसका। क्या अंडर न्यूरिशमेंट क्या होता है, द शेयर ऑफ पॉपुलेशन दैट इज अंडर रिफ्लेक्टिंग इनसफिशिएंट कैलोरी, मतलब कितने लोगों को कैलोरी मिल रहा है वो देखेगा, ठीक। तो कैलोरी के अकॉर्डिंग एक डेटा ये लोग तैयार करता है, ठीक। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब क्या होता है कि अंडर 5 का जो एज का चाइल्ड होता है ना उसका वेट और हाइट में कितना होना चाहिए, मतलब एक होता है ना आइडियल वेट और हाइट, ठीक। तो कितना लोगों के पीछे मिसमैच है हमारा, ठीक ना, बिकॉज ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, तो वो देखता है हमारा। तो चाइल्ड वेस्टिंग एक हमारा क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। कैलोरी इंटेक हो गया हमारा, हमारा फिर चाइल्ड वेस्टिंग हो गया। एक चाइल्ड स्टर्निंग होता है, वो क्या होता है, हाइट और एज का, मतलब एक होता है ना आइडियल हाइट, आइडियल हाइट और आइडियल एज, ठीक। तो उसमें कितना बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसके हिसाब से भी एक वो लोग इंडेक्स बनाएगा अपना, ठीक है। फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब अंडर 5 एज में कितने जो चाइल्ड है वो मतलब डेथ कर जा रहे हैं, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग एक डेटा बनाता है। ये चारों डेटा जब वो लोग तैयार कर लेता है तो तीनों को एक पर्टिकुलर वेटेज दिया जाता है, ठीक है। तो उस वेटेज के हिसाब से एक फाइनल डेटा तैयार किया जाता है हर कंट्री का। देन जो उसको पॉइंट मिलता है उस कंट्री को उसके अकॉर्डिंग उसका रैंक फिक्स होता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंक्स कंट्रीज ऑन 100 पॉइंट स्केल विद 0 इज द बेस्ट स्कोर, मतलब जहाँ पे 0 है वहाँ पे नो हंगर, ठीक है। एंड 100 बीइंग द वर्स्ट, तो जहाँ पे 100 है वहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा हंगर है। तो जहाँ पे 10 से कम है वो कंट्री दिखाता है लो हंगर ग्रुप है, ठीक। फिर ये हमारा ये रहा इंडिया का, ये जो भी है। तो हमको एग्जैक्टली पॉइंट याद नहीं रखना है, वो खाली याद रखना है कि इंडिया का रैंक था 94, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसमें सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट क्या कि भैया कोई भी इंडेक्स आता है, ठीक है, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या हमको याद रखना है, किसने निकाला है, ठीक, उसका मेकर या ऑर्गेनाइजर कौन है उस इंडेक्स का, सेकेंड उसका मेथड्स क्या यूज किया उसने, ठीक है। और इंडिया का रैंक, एग्जैक्ट रैंक पता भी ना हो तो तब भी इतना पता होना चाहिए कि वो इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है, ठीक है। तो ये 3 चीज मेरे को पता होना चाहिए, उसका मेथड्स और किसने निकाला, पब्लिशर, मेथड्स और अल्टीमेटली रिजल्ट इंडिया का। अब देखते हैं। अब ये हमारा बोला गया है कि जो गायत्री मंत्र होता है ना, हमारा गायत्री मंत्र से हमारा कोविड ठीक हो सकता है। तो उसी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसर्च फंड किया है, ठीक है। साइंस मिनिस्ट्री ने एक फंड किया है कि गायत्री मंत्र से जो हमारा कोविड ठीक हो सकता है उसके ऊपर रिसर्च करेंगे हम लोग। अब ये देखो, अब ये पर्टिकुलर न्यूज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना, लेकिन यहाँ से हम लोग कैसे न्यूज निकालना है न्यूज़पेपर से वो लोग देखते हैं हम लोग कैसे एग्जाम पर्पज से। अब देखो यहाँ पर एक टाइगर सेंचुरी का नाम आया, तो जब भी हमारा
तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये रणथंभौर टाइगर सेंचुरी कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक। उसके बाद क्या है कि इंडिया में अप्रॉक्स 3000 टाइगर्स है, ठीक है। सेकेंड, इंडिया के अंदर जो टाइगर्स मिलते हैं सबसे ज्यादा, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स है इंडिया में, वो मध्य प्रदेश में है, फिर कर्नाटका में है, फिर उत्तराखंड में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स है हमारा, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आता है कर्नाटका, फिर थर्ड नंबर पे मेरा आता है उत्तराखंड, ठीक है। तो लास्ट जो हमारा टाइगर सर्वे हुआ था, टाइगर सेंसस, ठीक है, उसमें क्या था, हर स्टेट के अंदर जो पॉपुलेशन ऑफ टाइगर है वो हर स्टेट के अंदर इंक्रीज हुआ था, एक्सेप्ट दो स्टेट के अंदर, मतलब दो स्टेट को छोड़ के बाकी सारे स्टेट्स के अंदर टाइगर का पॉपुलेशन इंक्रीज किया था। और दो स्टेट मेरा कौन कौन सा है, एक है छत्तीसगढ़ और एक है मिजोरम, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ और मिजोरम को छोड़ के बाकी सारे स्टेट्स के अंदर जितना भी टाइगर था उसका पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। ये था न्यूज हमारा। फिर सेकेंड, जैसे न्यूज में ये था तंजानिया। अब देखो कोई भी कंट्री अगर न्यूज में होता है हमारा कुछ स्पेशल रीजन के कारण, तो वो हमारा मैप के पर्पज से, जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे क्या है कि फर्स्ट टाइम तंजानिया के अंदर किसी वुमेन प्रेसिडेंट ने स्वेर किया है, मतलब कोई महिला राष्ट्रपति बनी है। तो देखते हैं तंजानिया का पोजीशन कहाँ पर है। ये रहा मेरा अफ्रीका, अफ्रीका में तंजानिया मेरा यहाँ पर है, ठीक है। तो आसपास कौन कौन सा कंट्री है ये इधर बॉर्डर टच होता है मोजाम्बिक से, इधर केनिया से, ठीक है, इधर मालावी से, इधर देखते हैं इस मैप में क्लियर है, ठीक है। तो ये कौन कौन सा, केनिया, ठीक है, इसका बॉर्डर कंट्री है। फिर ये युगांडा, उगांडा, फिर रवांडा, फिर बुरुंडी, फिर जैम्बिया, फिर ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लैंड बॉर्डर और वाटर बॉर्डर, लेकिन बॉर्डर तो है ना, टच तो करेगा ही ना, ठीक है। फिर एक मालावी और एक मोजाम्बिक। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 कंट्री है, 5 6 8 कंट्री हमारा टच होता है तंजानिया से, तो याद रख लेना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, लेक विक्टोरिया। ये देख लो, लेक विक्टोरिया जो है हमारा 3 कंट्री के अंदर फैला हुआ है। कौन कौन सा है, तंजानिया में है, युगांडा में और केनिया। तो हमारा जो लेक विक्टोरिया है, लेक विक्टोरिया है कहाँ कहाँ है, तंजानिया, केनिया और युगांडा, ठीक है। ये आ चुका है पहले के ईयर्स में। और नैरोबी जो सबमिट होते रहता है हमारा टाइम टू टाइम, वो हमारा केनिया में। और देख लो इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में एक क्वेश्चन और भी आता है ना कि सिटी का नाम दे देगा, बोलेगा उसको ईस्ट टू वेस्ट या हमारा नॉर्थ टू साउथ, उसको अरेंज करो। तो नैरोबी हमारा इधर रहा। फिर हमारा किगाली अमेंडमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी होता है ना, उसका यील्ड जो है हाईएस्ट लेवल पे होता है। तो सबसे पहले मेरे को ये समझना पड़ेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है क्या। सिक्योरिटी कुछ नहीं होता है, एक टाइप से बॉन्ड पेपर होता है जो गवर्नमेंट ने निकाला, ठीक है। इसके लिए इकोनॉमिक्स का वो लगेगा, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, इन शॉर्ट यही बताता हूँ। एक टाइप ऑफ बॉन्ड पेपर होता है हमारा, एक टाइप ऑफ पेपर होता है जो गवर्नमेंट रिलीज करता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि देखो भैया, ये जो है सिक्योरिटीज है 100 करोड़ का है, ठीक, मतलब 100 रुपए का है, ठीक। 10 साल तक के लिए है, मतलब हर साल मैं आपको 8% करके दूंगा, ठीक है। 10 साल के बाद आप आना और अपना जो मेन पैसा है वो ले जाना। 10 साल तक, मतलब 10 साल तक उसको महीने का, साल का 8 8 रुपये मिलते रहेगा, ठीक है। और उसने खरीदा था 100 रुपये में। तो अब देखो होगा क्या कि मान लिया जाए कि जिसने वो खरीदा है, ठीक ना, मान लिया जाए कि इसको जेठालाल ने खरीदा है, ठीक। बट जेठालाल को ये लग रहा है कि इकोनॉमी जो है मेरा वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और गवर्नमेंट जो है वो उसका डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है, या गवर्नमेंट का जो पेइंग कैपेसिटी है वो डिक्लाइन कर सकता है इन फ्यूचर। तो इसलिए वो क्या करेगा कि भले ही मान लो 1 साल उसने अपने पास रखा, उसको 8 रुपये का फायदा मिला, ठीक है। सेकेंड ईयर में वो क्या करेगा, बेच देगा उसको। वो सोचेगा कि अरे मेरे को पता नहीं इन फ्यूचर गवर्नमेंट लौटा पाएगा नहीं लौटा पाएगा वो अपना पैसा, इसलिए एक काम करता हूँ मैं सेकेंडरी मार्केट में जाके इसको बेच देता हूँ। डिफरेंस ये होता है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है कि जहाँ पे न्यू शेयर जहाँ पे आएगा, न्यू सिक्योरिटी जहाँ पे आएगा वो होगा प्राइमरी मार्केट, और जो सेकंड हैंड नया सिक्योरिटी जहाँ बिकेगा वो होगा मेरा सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। यहाँ पे लोग खरीदता है, यहाँ पे आके बेचता है, क्योंकि जिसने एक बार खरीदा जरूरी थोड़ी वो हमेशा रखे अपने पास, हो सकता है उसको कोई और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले इन्वेस्ट करने का, तो वो उसको बेच के कहीं और इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो इसने जेठालाल ने क्या किया फिर, यहाँ पे जो भिड़े मास्टर था, ठीक, उसको क्या किया, इसने बेच दिया। बोला कि नहीं भैया, पता नहीं इन फ्यूचर मिले ना मिले पैसा, एक काम करता हूँ भिड़े मास्टर, आप ये मेरे से
ठीक है, जेठालाल ने 1 साल में 8 रुपये ले लिया गवर्नमेंट से, दूसरे साल में 8 रुपये ले लिया गवर्नमेंट से, ठीक, तो 16 रुपये तो जेठालाल को मिल गया अपना। ठीक है, अब उसको ये लगेगा कि पता नहीं तीसरे साल में मिलेगा नहीं मिलेगा मेरे को, तो थर्ड ईयर में वो क्या करेगा, भिड़े को बेचेगा कितने में, 90 में। तो भिड़े भी खुश क्यों, क्योंकि भैया उसको पता है मैं 90 में खरीदा है, लेकिन मैं 8 साल तक मेरे को 8-8 रुपये पर मंथ मिलेगा, उसके बाद उसके अंदर मेरे को एक बार में 100 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए तो फायदा ही है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको तो बाद में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ना। उसके भिड़े कोई मजा नहीं आएगा, उसको लगेगा कि मार्केट डाउन होने वाला है मेरा, तो क्या करेगा, तारक मेहता को बेच देगा, 70 में बेच देगा। तो अल्टीमेटली क्या हम जैसे देख रहे हैं, जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रहा है तो उसका क्या होता है, जो रिटर्न उसको मिलेगा वो ज़्यादा हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल इसने 100 रुपये खर्च किया था तो इसको रिटर्न मिलता बाद में 8 रुपये करके मिल रहा था, या फिर इतना रखता तो उतना मिलता, लेकिन रिटर्न को जिसने ले लिया, तो अब इसका क्या 90 रुपये में इसको 100 रुपया मिल रहा है रिटर्न, इसको 70 में 100 रुपये रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है क्या कि जो बॉन्ड का इल्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड का, जो सिक्योरिटीज का जो इल्ड है, वो इल्ड क्या है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक, तो इंक्रीज करना तो ये अच्छा न्यूज नहीं है इकोनॉमी के लिए, बिकॉज ये शो करता है हमारा कि गवर्नमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं ट्रस्ट जो है वो वीक हो रहा है। क्यों कमजोर हो रहा है, तो लोगों को लग रहा है गवर्नमेंट पे नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच दे रहा है कि अपने हाथ में रखोगे तो हो सकता है इन फ्यूचर गवर्नमेंट उसको ना दे पाए। इसीलिए इसलिए अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट का अगर मान लो कि इल्ड कम हो रहा है, तो गवर्नमेंट को अगर मान लो कि जहाँ सब लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपना बेच रहा है, वैसे सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट को और इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो क्या करेगा, सिंपल सा बात है, वो क्या करेगा, लोगों को ये बोलेगा भैया पहले मैं आपको 5% दे रहा था इंटरेस्ट, अब आप आओ, अब मैं आपको मंथली 10% नहीं दूंगा, ईयरली आपको मैं 10%, मतलब 8% दे रहा था मैं आपको, अब आपको मैं 8% नहीं दूंगा, अब मैं आपको 10% दूंगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल सा बात है ना, उसको अगर अट्रैक्ट करना है इन्वेस्टर्स को, तो उसको पहले के मुकाबले ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर उसका नाम ऑलरेडी खराब हो चुका है, क्योंकि हमारा फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, इस साल जो हमारा मान लो कि 100 रुपये का जो बजट बना, ठीक, उस बजट को बनाने के लिए 36 रुपीज हमने बोरो किया। ठीक है, तो इतना बोरो हमारा डेफिसिट इंक्रीज हो चुका है। तो जो भी है, तो गवर्नमेंट को अगर अगले बार इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर बेचना होगा उसको, तो ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको ऑफर करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर हुआ है। ठीक है, देखो पहले 1.4 था, वो 1.8 करना पड़ा गवर्नमेंट को, बिकॉज उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्योंकि देखा तो अल्टीमेटली क्या होता है, बॉन्ड यील्ड और इनकम का इनवर्स रिलेशनशिप होता है हमारा। ठीक है, तो बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ता है इकोनॉमी के अंदर, तो वो हमारे लिए बहुत मतलब वार्निंग साइन है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का ट्रस्ट घट रहा है, इसलिए वो गवर्नमेंट बॉन्ड को अपने पास रखना नहीं चाहता है, मार्केट में बेच के निकलना चाहता है वहां से। अब हमारा ये लास्ट न्यूज देखो, ये न्यूज मैंने काट दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या होता है, बहुत लोग सिंपली अगर मान लो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठा के देख लोगे, तो वो लोग क्या करता है, जैसे ये न्यूज हुआ, ये न्यूज उन्होंने छापा, ठीक है, MM माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट, हमारा मतलब रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल जो हमारा आया है, ठीक, तो वो क्या करेगा, इस बिल का उठाएगा, कॉपी पेस्ट किया इस न्यूज को, उसके बाद उसका जो भी प्रोविजंस था वो भर दिया आपको। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके वो लोग मटेरियल तैयार करता है, बिकॉज उसको अपना पेजेस भरना पड़ता है, 100 पेज तो निकालना पड़ेगा ना महीने में। लेकिन लेकिन देखो, बिल मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, जो आपका डिपार्टमेंट होता है, किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट उसका ड्राफ्ट बनाएगा। ठीक है, ड्राफ्ट बनाने के बाद वो ड्राफ्ट जाएगा किसके पास, उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर के पास। ठीक, वो मिनिस्टर अगर ओके करता है उसको, अगर ओके करेगा तब तो क्या होगा, फिर वो जाएगा कैबिनेट के पास। ठीक, कैबिनेट भी अगर ओके करता है तो वो जाएगा पार्लियामेंट में एज ए बिल। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर भी अगर मान लो लोकसभा ने उसको ओके कर दिया तो जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा ने भी ओके कर दिया तो जाएगा प्रेसिडेंट के पास। ठीक, तो अल्टीमेटली क्या है, ये बिल यहाँ पर भी लटक सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी लटक सकता है, यहाँ पर भी लटक सकता है, ठीक है, यहाँ पर भी लटक सकता है, लेकिन लटकता नहीं प्रेसिडेंट के पास वैसे, लेकिन जो भी हो, तो अल्टीमेटली क्या है कि हमारा एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है एक्ट। ठीक, क्योंकि हार्डली या रेयरली कभी ऐसा हुआ कि यूपीएससी ने किसी बिल के ऊपर क्वेश्चन किया हो, तो इसीलिए बिल का प्रोविजंस को याद करने में टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, जब वो एक्ट बन जाएगा तो हम एक्ट अच्छे से कवर अप कर लेंगे। ठीक, लेकिन अगर वो बिल है तो अभी भी उसको लंबा रास्ता तय करना है, मतलब एक्ट बनने के लिए, तो उसको एक्ट बनने दो, उसके बाद उस एक्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे। और अगर यूपीएससी का पास्ट ईयर का पेपर देखोगे, तो यूपीएससी ने कभी भी किसी बिल के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया है। ठीक है, बिल के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया कि ये बिल आया है तो इसका फीचर्स बताओ, ये चीज। ठीक है, तो इस टाइप का यूपीएससी कभी नहीं पूछता, वो हमेशा यूपीएससी पूछेगा एक्ट के ऊपर।
तो फिर इस टाइप के न्यूज़ में अपना टाइम वेस्ट मत करो। कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल अगर फॉलो करते हो वहाँ पे, तो उस न्यूज़ को देख के प्रणाम करके आगे बढ़ो, बिकॉज टाइम वेस्ट का फ़ायदा है नहीं। कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों का मजबूरी है कि उनको हर महीने 100+ करके या हर दिन या हर महीने कुछ ना कुछ पब्लिश करना ही करना होता है अपना वेबसाइट्स को या फिर कोचिंग को चलाने के लिए, ठीक है। लेकिन आपके पास टाइम लिमिटेड है ना, तो इसीलिए यूपीएससी को जानो समझो, उसके बाद टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगा और इफ़िशिएंसी भी इम्प्रूव होगा। तो फिर आज के लिए हमारा इतना ही है। तो ही मैंने बोला आज कोई इंपॉर्टेंट एडिटोरियल नहीं था हमारा एग्जाम पर्पज़ के लिए, तो इसलिए मैंने कवर नहीं किया। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।